नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज के दौर की लोकप्रिय लेखिकाओं में एक पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी मन के दिए। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। राधिका बेड के सामने खुलने वाली खिड़की से दिखाई देने वाले उस बंद गेट को मायूसी से देख रही थीं, जहाँ से उनके बेटे उन्हें यहाँ परायों की भीड़ में शामिल करवा गए थे। उनका चुप रहना, खाने की प्लेट को बिना छुए सरका देना, बेड पर पड़े पड़े कमरे की छत को देखते रहना, जैसे यहाँ के रहने वालों के लिए खास मायने नहीं रखता था। 5 दिन से राधिका ऐसी ही गुमसुम थीं। कभी उठकर बस नहा धो लेती, कभी चुपचाप खड़ी बाहर देखती रहती। किसी ने उनसे बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने मुंह फेर लिया था। किसी ने उन्हें आग्रहपूर्वक कुछ खिलाने की कोशिश भी की तो ये सब कुछ राधिका को सहज नहीं कर पाया था। छठे दिन वे चुपचाप लेटी छत निहार रही थीं कि जैसे कमरे के शांत वातावरण में उत्साहित स्वर गूंज उठा। राधिका, तुम्हें रंगोली बनानी आती है? कुछ ही दिनों बाद दिवाली है, सारा काम पड़ा है। राधिका चुप रही। नंदिनी हंसी। गूंगी हो क्या? राधिका करवट बदल कर लेट गई। उनका जरा भी मन नहीं हुआ जवाब देने का। फिर नंदिनी उन्हें कंधे से सीधा करती हुई बोली, अरे सॉरी, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं नंदिनी, तुम्हारी रूममेट। ये दूसरा बेड मेरा ही है। राधिका ने अब भी कुछ नहीं कहा तो नंदिनी उन्हें ध्यान से देखते हुए अपना बेड और सामान ठीक करने लगी। सुबह हुई। राधिका ने नंदिनी पर जैसे ही नज़र डाली, नंदिनी ने कहा, गुड मॉर्निंग राधिका। आंखों से लग रहा है रात को सोई नहीं ठीक से। राधिका ने जवाब तो नहीं दिया, आंखें भरती चली गईं। बस जैसे खुद से मन ही मन बात की। कैसे आए नींद? जीवन भर पति और दोनों बेटों के आगे पीछे घूमती रहीं। पति अचानक साइलेंट हार्ट अटैक में चले गए तो दोनों बेटों की गृहस्थी के कामों में लगा दिया खुद को। पोते पोतियों भरे पूरे परिवार की मालकिन आज मैं यहाँ पड़ी हूँ, इन परायों के बीच, इस वृद्धाश्रम में। क्या गलती की मैंने? विदेश जाते हुए दोनों ने घर बेचकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। वीज़ा की समस्या का यही हल ढूंढा था उन्होंने। नहीं, वीज़ा का बहाना था। एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे रहूँगी परायों के बीच। संतान का मोह भी कैसा मोह है जिसके सामने सभी मोह हथियार डाल देते हैं। परंतु यही संतान कैसे इतनी निर्मोही हो जाती है कि अपने माता पिता का मोह भी उसे बंधन जान पड़ता है और वो इस स्नेह और ममता के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती है। पिछली दिवाली पर चारों पोते पोतियों के साथ कितना अच्छा लगा था। कहाँ विलुप्त हो गए वे क्षण? किस जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाकर समेट लिए? सब मेरे साथ ही रहने आ गए थे। वो तो बाद में पता चला कि मकान बेचकर साथ रहने का जो सपना मुझे दिखाया था उसमें सिर्फ उनका स्वार्थ और छल था। राधिका बेजान बुत बनकर पड़ी बस यही सोचे जा रही थीं कि जब बेटे छोटे थे तब उन्हें माता पिता की ज़रूरत थी, तब हम उन पर स्नेह और ममता लुटाते रहे, और उम्र के इस पड़ाव पर जब मुझे उनकी ज़रूरत है तो वे इतने स्वार्थी हो गए कि उनके बुढ़ापे को बोझ समझकर अकेले ही उसे ढोने के लिए छोड़ दिया। अपनी माँ को अकेले बेसहारा छोड़ देने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उनके दिल पर पड़े फफोले अचानक फूट पड़े। वे जोर जोर से रोने लगीं। नंदिनी ने उन्हें सहारा देकर बिठाया, उन्हें गले से लगाकर चुप करवाया, फिर बहुत ही स्नेह से कहा, चुप हो जाओ राधिका, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय यहीं लाती हूँ, लेकिन बस आज, कल से वहीं सबके साथ पीनी है। राधिका ने पहली बार आंसुओं से भरी आंखें उठाकर नंदिनी को देखा। उससे उम्र में बड़ी ही थी वे। शांत चेहरा, कोमल स्नेहिल स्पर्श। वे अचानक छोटी बच्ची की तरह नंदिनी से लिपट गईं और कई दिनों से उनके दुखी मन का विलाप नंदिनी के स्नेहिल आगोश में सिमटता चला गया। उसी शाम को राधिका आश्रम के एक बेंच पर चुपचाप बैठी दूर से ही नंदिनी और बाकी रहने वालों को अंत्याक्षरी खेलते देख रही थीं। नंदिनी के स्वर में स्नेह भरा आदेश था जिसे वे चाह कर भी नकार नहीं पाई थीं, और अब सबको हंसते मुस्कुराते देख रही थीं और सोच रही थीं कि अपने घर व बच्चों से दूर ये लोग इतना खुश किस बात पर हो रहे हैं। क्या बच्चों की याद इन्हें नहीं आती? पुरुष स्त्रियां सब दिल खोल कर गा रहे थे।
अब तक राधिका को पता चल गया था। नंदिनी को सब यहाँ दीदी ही कहते हैं। वे ही यहाँ उम्र में सबसे बड़ी थीं और हैरत की बात ये थी कि वे ही सबसे चुस्त और खुश मिजाज थीं। फिर नंदिनी उठकर राधिका के पास ही बैठ गईं। पूछा, राधिका क्या सोच रही हो? यही कि मैंने क्या गलती की जो मेरे बेटे मुझे यहाँ छोड़ गए। मैंने अपने पति का बनाया हुआ इतना सुंदर घर अपने बेटों के कहने पर बेच दिया। हाँ, यही गलती तो तुमने की। मेरे पति ने अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में बैंक में घर गिरवी रख दिया था। इस बात पर दोनों बेटे नाराज़ भी हुए, पर बैंक ही हर महीने अच्छा पैसा देता है मुझे। जब मन होता है घर भी चली जाती हूँ। उस घर में मैंने भी सारी उम्र बिताई है। वहाँ रहने में अलग ही खुशी मिलती है। मुझ पर अकेलापन तो वहाँ भी है। जब तुम आई मैं वहीं गई हुई थी। दिवाली पर वहाँ की भी थोड़ी सफाई करवा लेती हूँ। नंदिनी इधर उधर घूमकर सबके साथ मिलकर दिवाली की साफ सफाई करवाने लगी। मुंबई के ठाणे में ययूर हिल के पास ये स्नेह कुटीर बनी थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। शहर के शोर शराबे से दूर शांत जगह, ऐसा लगता था मानो कोई हिल स्टेशन है। फिर राधिका को ये भी पता चला कि ये स्नेह कुटीर नंदिनी ने ही बनवाई है। वे मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं, खुश रहती हैं, सबको खुश रहना ही सिखाती हैं। शाम को टहलते हुए नंदिनी ने कहा, राधिका तुमसे पूछा था मैंने, रंगोली बनानी आती है क्या? मेरा त्यौहार मनाने का कोई दिल नहीं है। बच्चों से दूर वृद्धाश्रम में कैसा त्यौहार? मेरी स्नेह कुटीर को वृद्धाश्रम क्यों कह रही हो? यहाँ सबको एक दूसरे का स्नेह मिलता है, खूब महफिलें जमती हैं। यहाँ बस स्नेह ही लेना है, स्नेह ही बांटना है। कहते कहते नंदिनी राधिका का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आई। वहाँ भी कोई कह रहा था, हमेशा बच्चों की हर फरमाइश पूरी की और यही कहते रहे कि सब तुम्हारा ही है। एक स्त्री ने हंसते हुए छेड़ा, बस उन्होंने सब ले लिया। पहले बोलने वाले पुरुष को भी हंसी आ गई थी। राधिका चुपचाप बातें सुन रही थी। नंदिनी ने उन्हें वहीं एक कुर्सी पर बिठा दिया। फिर कहने लगी, यहाँ अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियाँ, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का समय है, वो हमें गंभीरता से ले रहा है। ये एहसास ही इस उम्र में खासा सुकून देने वाला है। कहकर नंदिनी ने राधिका का कंधा थपथपाया। राधिका ने उन्हें देखा। आंखों की आंखों से बात हुई, मानो मौन ही मुखर होकर भावनाओं को बाँच रहा हो। इतने में सामने बैठे एक शख्स ने कहा, और बेटों के साथ रहने के अलावा कौन सा संरक्षण मिल रहा था मुझे? अवांछित सा इधर उधर घूमता रहता था, और अगर वे अच्छे भी होते तो क्या हो जाता? मेरे पास रात दिन तो ना बैठे रहते ना। उनकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, वहाँ भी अकेले ही खाता था, यहाँ तो सबके साथ हंसते बोलते खाता हूँ। फिर उन्होंने राधिका से पूछा, राधिका जी आपको किस चीज़ का शौक़ रहा है? राधिका को अभी तक किसी का नाम नहीं पता था, उसे कोई रुचि ही नहीं थी इन लोगों में। इतना ही कहा, मैंने हमेशा पति और बच्चों के पसंद के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। नंदिनी ने स्नेह भरी फटकार लगाई, महेश जी तुम्हारा शौक़ पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपने लिए अच्छा ही लगता रहा होगा। बस मुझे हमेशा परिवार के लिए कुछ ना कुछ किचन में बनाना पसंद रहा है, सो कुकिंग ही शौक़ कह सकती हूँ। एक महिला ज़ोर से हंसी, वाह शुक्र है खाना बनाने का शौकीन कोई तो आया, नहीं तो यहाँ सबको खाने का ही शौक़ है। किचन में हमारे श्याम काका और उनकी पत्नी सरला काकी को ज़रा नई नई रेसिपी बता देना, कुछ अलग स्वाद होगा, फिर और मज़ा आएगा। राधिका ने ठंडी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। नंदिनी ने बात बदल दी, ठीक है चलो अब बताओ बाज़ार से क्या क्या मंगवाऊँ? अंजू आज फ्री है, वो शाम को लिस्ट लेने आएगी, या अजय भी आ सकता है। इतने में नंदिनी का मोबाइल बजा। वो बात करती हुई हॉल से बाहर चली गई। राधिका ने पूछा, अजय अंजू कौन है? इनका छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो विदेश में है, अंजू इनकी बेटी है। राधिका को जैसे करंट लगा, इनके बच्चे? और ये यहाँ रहती हैं? हाँ, उन्हें हम सबके साथ अच्छा लगता है, कभी कभी अपने घर भी जाती हैं। तुम आई तो गई हुई थी ना, नहीं तो तुम्हें इतने दिन रोने थोड़े ही देती।
यहाँ हर नए आने वालों का बेड उनके रूम में ही लगता है। इन्हें आता है हम जैसों को तसल्ली देकर खुश रखना। रिटायरमेंट के बाद इनका काम है अपने बच्चों से उपेक्षित, उदास, अकेले इंसान को फिर से जीवन नए सिरे से जीना। इतने में नंदिनी अंदर आ गई तो बात वहीं रुक गई। अजय आया और आकर जिस तरह सबसे मिला, राधिका हैरान रह गई। नंदिनी कह रही थी, अजय ये रही लिस्ट, कल तक का सामान पहुंचा देना, और हाँ, मैं इस बार दिवाली पर यहीं रहूँगी। नहीं माँ, दिवाली पर तो आपको हमारे पास आना ही है। नहीं अजय, इस बार नहीं, कहकर नंदिनी ने राधिका को देखा। वो कुछ हैरान सी थी। अजय लिस्ट लेकर चला गया। अजय अपने साथ गरम गरम कचौड़ी और जलेबी लाया था। श्याम काका ने नाश्ता प्लेटों में लाकर रखा। सब शुरू हो गए। किसी ने किसी को खाने के लिए नहीं कहा। सब वाह वाह करते हुए खाते रहे। उन 15 लोगों के चेहरे पर छाई शांति देखकर राधिका को अपने अंदर अचानक कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। उन्होंने अपने अंदर बहते आंसू खुद ही पोंछ लिए थे। बेहद शांत आवाज़ में बोली, दीदी रंगोली कहाँ कहाँ बनानी है? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें आती है बनानी? कब से पूछ रही हूँ, यहाँ किसी को नहीं आती। देखने का शौक़ सबको है। दिवाली वाले दिन मेरे एनजीओ के साथी भी आ रहे हैं यहाँ। रंग हैं? राधिका ने पूछा। मुझे कुछ सामान चाहिए और किचन में कुछ स्पेशल बनाऊंगी दिवाली वाले दिन, जो आप सबको पसंद हो बता दें। नंदिनी ने राधिका को गले लगा लिया। बोली, अभी अजय को फ़ोन मिलाकर देती हूँ, उसी को बता दो क्या क्या चाहिए। राधिका ने पहली बार अपने आसपास के लोगों के स्वभाव व्यवहार पर ध्यान दिया। सोच रही थी, ये सब भी तो उसी के जैसे हैं। ये भी तो जीना सीख ही गए ना, मैं भी सीख ही जाऊंगी। निर्मोही बेटों के बिना अकेली, पर मैं अकेली कहाँ हूँ, इतने तो साथी हैं यहाँ। पिछली दिवाली पर उन अपनों के लिए क्या क्या बनाती रही जो गैर हो गए, इस बार उन गैरों के लिए बनाऊंगी जो अब हमेशा अपने रहेंगे। इन परायों को अपना मानने के अलावा रास्ता भी क्या है? फिर क्यों ना खुशी से ही इस परिवार का हिस्सा बन जाऊं। बहुत दिनों बाद राधिका को अपने मन पर छाया अंधेरा दूर होता सा लगा। दिवाली से पहले ही मन के दिए जो जल उठे थे। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी, मन के दिए। उम्मीद है ये सकारात्मक कहानी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।